दोस्तों नमस्कार। सत्ता को साधना हो तो उत्तर प्रदेश चले आइए। अगर सियासत को समझना है तो फिर उत्तर प्रदेश चले आइए। और अगर जातीय समीकरण के ताने बाने को जानना और बूझना है तो भी उत्तर प्रदेश चले आइए। और यह तीनों का कॉकटेल भारत की राजनीतिक सत्ता की ऐसी परिभाषा गढ़ता चला जाता है जो आपके साथ नहीं है तो फिर यकीन जानिए आप इस देश में सत्ता के दायरे में कभी आ ही नहीं सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव यूं ही इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव पल पल रंग बदल रहा है और उत्तर प्रदेश के भीतर की सियासी रंग की परतों को आज उठा उठा कर जरा समझने की कोशिश कर लीजिए। आखिर क्यों इस देश के प्रधानमंत्री, आखिर क्यों इस देश के गृह मंत्री एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जो भारत में कानून के राज से जुड़ा है, यानी लॉ एंड ऑर्डर का मसला। और जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो शब्द आखिर प्रधानमंत्री भी बोलने से कतराते क्यों नहीं है। वह खुले तौर पर ऐलान करते हैं कि दंगाई आ जाएंगे, माफिया आ जाएगा, और देश के गृह मंत्री भी दंगा, माफिया, अपराधी, इन्हीं सारी बातों का जिक्र क्यों कर रहे हैं। क्या भारत का समाज और उसमें उत्तर प्रदेश बेहद डरा हुआ राज्य है, या फिर अतीत में उसने सिर्फ और सिर्फ दंगाइयों को देखा है, उसने सिर्फ इस परिस्थितियों को भोगा है जहां कानून होता ही नहीं है क्या। यह सवाल आपको अलग थलग उस सियासत से खड़ा कर देता है जहां पर आपको लगेगा कि दरअसल सियासत साधने में इन शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत क्या है। लेकिन फिर दोबारा उत्तर प्रदेश की सियासत, सत्ता और समीकरण को अगर समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो आज एक एक पन्ने को पलटने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को लेकर ओबीसी की ताकत और वह बीजेपी से शिफ्ट होकर समाजवादी पार्टी की दिशा में गई। माना यही जाने लगा कि समाजवादी पार्टी अब उसका विस्तार हो चला है और वो सत्ता पलटने की ताकत रख रही है। दूसरा सवाल आया किसानों को लेकर कि किसानों के आंदोलन और किसानों की एकजुटता ने दरअसल बीजेपी की नींव हिला दी है और आने वाले वक्त में बीजेपी की सत्ता पलट जाएगी, किसान जिस तरफ भी होगा। और यह अंदेशा शुरू से लगाया जा रहा है कि दरअसल किसान तो बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ आकर खड़ा हो चला है। और तीसरा समीकरण मुसलमानों को लेकर आता है कि पहली बार वह भी एकजुट है, एक साथ है, तो बीजेपी कहीं से उस जमीन पर दोबारा कब्जा कर ही नहीं सकती है जहां वो राजनीतिक दलों के आपसी अंतर्विरोध का लाभ उठा ले जाती थी। लेकिन इस प्रक्रिया के भीतर में प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार में कूदना, गृह मंत्री का अलग अलग जिलों में जाकर चुनाव प्रचार करना और योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से ठसक भरे अंदाज में इस बात का ऐलान कर देना कि 10 मार्च के बाद जो गर्मी है उसको निकाल दी जाएगी, यानी ये एक ऐसी दबंगई है जो इस बात का एहसास कराती है कि हम सत्ता में लौट रहे हैं। और उस पर 300 पार का ऐलान। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ थोथे शब्द हैं या इनका कोई जमीनी असर पर पड़ भी रहा है, क्योंकि आरएसएस के स्वयंसेवक समूचे उत्तर प्रदेश में बिखरे पड़े हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक में एक मैसेज लगातार दे रहे हैं। वो मैसेज के शब्द कभी प्रधानमंत्री बोलते हैं, कभी गृह मंत्री बोलते हैं। तो जरा इन पन्नों के भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। तो क्या अगर किसान आंदोलन खत्म हो गया तो किसानों की ताकत भी खत्म हो गई, किसान बिखर गया और किसान अब अपनी जातियों में वापस लौट आया है। यकीनन अगर ध्यान दीजिए तो किसानों का आंदोलन जब चल रहा था उस समय पंचायत और महापंचायतें जब होती थी तो वह जो दूर तक लोग ही लोग दिखाई देते थे, उससे लखनऊ ही नहीं दिल्ली के भीतर भी हड़कंप मची हुई थी। इतनी बड़ी तादाद में लोग सिर्फ एक आवाज पर जमा हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि किन्हीं भी तरीके से जातियों का आपसी टकराव उसी जमीन पर रहा है। किसान की इस एकजुटता ने शायद प्रधानमंत्री को झुका दिया। प्रधानमंत्री और उनकी अपनी रिसर्च की टीम सियासत साधना जानती है क्या? इसीलिए 3 कानून वापस लेने के बाद जो किसानों की एकजुटता थी, राजनीतिक जमीन पर नजर आती थी, वो बिखर गई।
और अब उस तरीके से चाहे राकेश टिकैत निकले या किसानों को नेता के तौर पर पंजाब में भी किसान एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में कूद जाएं, लेकिन आपको वो असर और वह करंट दिखाई नहीं देगा जो करंट उस वक्त था। तो पहला सवाल, क्या वाकई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर में किसानों की एकजुटता जातियों में बंटने लगी है? दूसरा सवाल, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर में सुरक्षा का मुद्दा, जो अलग अलग शब्दों के आश्रय, कहीं पर माफिया, कहीं पे दंगाई और कहीं पे आपराधिक तत्वों के आश्रय लगातार जो दिल्ली की सत्ता और दिल्ली के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स उत्तर प्रदेश में प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार के पूर्व काल से जोड़ रहे हैं, क्या उसका असर शुरू हो चला है? और तीसरी परिस्थिति, अगर मुसलमान बटेगा नहीं और मुसलमान एकमुश्त एक साथ खड़ा है, तो क्या सुरक्षा का मुद्दा मुसलमानों के साथ जोड़कर हिंदुओं को एकजुट करने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर रहा है? और शायद इसीलिए और इसके असर के वास्ते ही 300 पार का ऐलान बार बार अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह फेल हुए हैं सिर्फ बिहार में, वह भी 2015 में, और उस समय उनकी पूरी चाणक्य रणनीति बिखर गई थी और कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी फेल हो गई। लेकिन पश्चिम बंगाल में 3 सीट से 75 सीट पार करना भी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उत्तर प्रदेश की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 55 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, उस पर हमारी टीम लगातार उन जगहों पर जो घूम रही है, हम लोग खुद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर ही रहते हैं और वहां पर भी 10 तारीख को वोटिंग होनी है। जो परिस्थितियां निकल कर आ रही है, जो जानकारी आ रही है, उसमें 2 सवाल बहुत साफ हैं। यह भूल जाइए कि किसानों के मुद्दे पर किसान बिल्कुल एकजुट उसी अंदाज में है जिस अंदाज में आंदोलन के वक्त था। इस दौर में वह सुरक्षा के मुद्दे पर बिखरने लगा है। क्या यह मैसेज अखिलेश और जयंत के लिए घातक है? दूसरा सवाल है, क्या वाकई सुरक्षा का मुद्दा जिस तरीके से बार बार उठाया जा रहा है और यह अंदेशा दिया जा रहा है कि आपके साथ जिंदगी में कोई भी तकलीफ हो, आप बेरोजगार हो, आप महंगाई से ग्रसित हो, आपके पास कोई कामकाज करने का कुछ भी स्थिति अनुकूल ना हो, आपके साथ तमाम परेशानियां हो, लेकिन जब आप सुरक्षित रहेंगे तो ही ना उन चीजों को कर पाएंगे। बीजेपी इसी मैसेज को लगातार उस जमीन पर पहुंचा रही है जिस जमीन पर स्वयंसेवक और कार्यकर्ता जो बीजेपी का है वह उसके अंदर घुस चुका है। इसीलिए जो मुजफ्फरनगर की सीटें हैं, वहां पर जब हमारी टीम गई और उसने जो परखना शुरू किया, तो सुरक्षा का मुद्दा कुछ इस तरीके से इन जगहों पर हावी दिखाई दिया जिसमें बीजेपी अपने तौर पर अपनी जमीन को पुख्ता मान रही है। आरएसएस की अपनी रिपोर्ट कहती है और संघ और कार्यकर्ताओं की मिली जुली रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है मुजफ्फरनगर में, वह सिर्फ और सिर्फ बुढ़ाना सीट ही एकमात्र है जहां पे बीजेपी को समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से 2-2 हाथ करने हैं। बाकी सीटों की परिस्थितियां बीजेपी को अपने अनुकूल लगने लगी है। वजह एक ही है, वजह है सुरक्षा का मुद्दा उस ओबीसी में सेंध लगा चुका है जिस ओबीसी को एकजुट करके समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन मान रहा था कि अलग अलग जगहों पर ओबीसी की जो मात्राएं हैं वह इनके साथ आकर खड़ी हो जाएगी। तो क्या वाकई सुरक्षा के मुद्दे ने जातीय समीकरण में भी सेंध लगा दी? और सुरक्षा का मुद्दा हिंदू मुस्लिम से भी नहीं जुड़ता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम को लेकर या मुजफ्फरनगर के दंगों को याद करके हिंदू मुस्लिम को एक सतह पर लाकर खड़ा जरूर कर देता है। पुरकाजी, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, चरथावल, खतौली, यह ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर अगर आप देखना शुरू कीजिएगा तो 2012 में बुढ़ाना और मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी जीती थी। मीरापुर, पुरकाजी और चरथावल में बीजेपी जीती थी, बीएसपी जीती थी, और खतौली में आरएलडी जीती थी। लेकिन सारी सीटें 2017 में बीजेपी के पास आ गई। यहां पर एक सवाल और सबसे बड़ा है जिसको समझने की जरूरत है। दरअसल जो पूरा एंटी इनकम्बेंसी के जो मुद्दे हैं, वह मुद्दे संयोग से योगी से ज्यादा नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो महंगाई से जुड़ा मुद्दा हो, बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा हो,
और प्रवासी मजदूरों से जुड़ा मुद्दा हो। ध्यान दीजिए तो नरेंद्र मोदी को लेकर, यानी 2017 में जो नरेंद्र मोदी अपने चेहरे के आसरे, अपने भाषणों के आसरे, अपने वादों के आसरे उत्तर प्रदेश को फतह करते चले गए और 2017 में एक झटके में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का कवच ओढ़े मुख्यमंत्री बना दिए गए, वह भी 2022 आते आते उसी गवर्नेंस और डेवलपमेंट का जिक्र करने लगे हैं जिस आसरे वह 2017 में मुख्यमंत्री बनाए नहीं गए थे। तो क्या यह माना जाए कि उत्तर प्रदेश के भीतर में जो नए मुद्दे जन्म ले रहे हैं और जिन नए मुद्दों को बीजेपी जन्म पैदा करने की परिस्थितियों में ला रही है, उसमें दो चीजें बहुत तेजी से आई है। पहला, ऑल इन ऑल योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सेंटर स्टेज पर आकर खड़े हो गए हैं, यानी योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है। योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस के आश्रय ये पूरा चुनाव है, यानी नरेंद्र मोदी एक झटके में हाशिए पर चले गए। नरेंद्र मोदी अपने तौर पर उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दा किसी न किसी तरीके से आकर घेराबंदी कर ले, योगी आदित्यनाथ के साथ चलता हुआ नजर आए। यानी योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस को लेकर जो सवाल इस वक्त मुद्दों के आश्रय उठ रहा है, वह उनके कद को बढ़ा कर रहा है। यानी पहला बात, योगी आदित्यनाथ न सिर्फ चेहरा है बल्कि उनकी गवर्नेंस भी मुद्दा बन चुकी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। जो विपक्ष है वह जिन मुद्दों को उठा रहा है उसके कटघरे में योगी आदित्यनाथ नहीं, नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होती है और नरेंद्र मोदी अपनी मौजूदगी को उत्तर प्रदेश चुनाव से अलग ले जाकर खड़ा करना चाह रहे हैं। इसीलिए वो बार बार अपने हर भाषण की आखिरी शब्द जो होता है वह योगी आदित्यनाथ से जुड़ जाता है। जब आप शामली को देखें तो शामली की तीनों सीटों पर हालांकि ध्यान दीजिए तो शामली में बीजेपी का वहां पर जो कब्जा था, 2012 में जरूर कांग्रेस ने शामली पर कब्जा किया था, 2017 में वहां पर बीजेपी आ गई। लेकिन ध्यान दीजिए तो शामली, कैराना और थाना भवन, इन तीन जगहों पर सिर्फ एक थाना भवन जहां पर यह माना जा रहा है कि वहां पर बीजेपी को मुश्किल होगी। जो कैराना की सीट है यह एक लिहाज से समाजवादी पार्टी के अनुकूल मानी जा रही है, यानी बीजेपी के अनुकूल नहीं है। 2017 में भी जो नाहिद हुसैन वहां से जीते थे उनकी स्थिति पुख्ता मानी जा रही है, क्योंकि वहां पर सीट समीकरण इस तरीके से बने हुए हैं। और यह भी ध्यान दीजिए कि जिस वक्त पलायन का मुद्दा नहीं था उस वक्त शामली से बीजेपी जीती थी। जब पलायन का मुद्दा 2017 में आया तो बीजेपी हार गई। 2022 में दोबारा कैराना उसी मुद्दे को लेकर खड़ा है। यहां पर दो सवाल और निकलते हैं। क्या सुरक्षा का मुद्दा अपने तौर पर कैराना तक को प्रभावित नहीं कर पा रहा है, या फिर सुरक्षा का मुद्दा उस जातीय समीकरण में सेंध लगा रहा है जहां पे जातीय समीकरण अगर अखिलेश और आरएलडी के अनुकूल निकल पड़े तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन अगर उसके उल्टी परिस्थिति में सुरक्षा का मुद्दा सब पर हावी हो गया तो फिर अखिलेश और जयंत के लिए मुश्किल हो जाएगी। यह मैसेज अपने तौर पर शामली से भी निकलता है। शामली में 2022 में कौन सी परिस्थिति बनेगी, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट बतलाती है कि यहां पर सुरक्षा का मुद्दा हावी हो चला है। यही परिस्थिति अपने तौर पर सहारनपुर में भी नजर आती है। सहारनपुर के बेहट सीट, सहारनपुर देहात, नकोड़, सहारनपुर शहर, देवबंद, इन तमाम जगहों पर 2017 में अगर याद कीजिएगा तो बेहट की सीट कांग्रेस जीती थी। 2017 में सहारनपुर देहात की सीट भी कांग्रेस जीती थी। सहारनपुर शहर की सीट समाजवादी पार्टी जरूर जीती थी। देवबंद बीजेपी जीती थी, नाकुड़ बीजेपी जीती थी। लेकिन इस बार सुरक्षा को ही मुद्दा वहां पर बनाया जा रहा है कि सारी चीजें ठीक है, लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पर आपको ध्यान देना होगा। तो क्या यह माना जाए, खास तौर से अलीगढ़ की भी, अलीगढ़ की शहर सीट अगर छोड़ दीजिए तो बाकी सीटों पर भी सुरक्षा का मुद्दा हावी हो चला है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, सहारनपुर हो, अलीगढ़ हो, गाजियाबाद हो, इन जगहों के रेंज में जो चीजें आ रही हैं उसमें ओबीसी में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने सुरक्षा का जो क्वाइन हवा में उछाल दिया है उसका असर लोगों पर कितना पड़ेगा, इसकी परीक्षा होने वाली है। यह मैसेज धीरे धीरे दूसरे फेज में जाएगा और धीरे धीरे तीसरे फेज में जाएगा, जहां तक इसका असर मैक्सिमम जा सकता है। उसके बाद की परिस्थितियां, उसके बाद के भाषण देखिएगा बदल जाएंगे। यानी पहले 2 या 2.5 चरण तक
बीजेपी के लिए सुरक्षा का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, गुंडागर्दी बड़ी महत्वपूर्ण है, पलायनवादी बड़ी महत्वपूर्ण सोच है, दंगाइयों माफियाओं के शब्द बड़े महत्वपूर्ण हो चले हैं। अब इसके बाद दूसरी स्थिति में आइए कि जब बीजेपी ने सुरक्षा का कार्ड खेल ही दिया है तो उसके समानांतर नरेंद्र मोदी ने एक शब्द लाल टोपी का भी इस्तेमाल किया। तो क्या यह लाल टोपी वर्सेस सुरक्षा का मुद्दा बाकी फेजेस में निकल कर आने वाला है? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि सबको पता है कि मुसलमान बटेगा नहीं, सबको पता है कि यादव और जाटव एकमुश्त एक साथ इस बार आने को सोच चुका है। जाटव मायावती के साथ जाएगा और यादव जो है वो पूरे तरीके से अखिलेश के साथ जाएगा। लेकिन जैसे ही सुरक्षा का जिक्र होता है तो ऐसे में तमाम जातियों के भीतर भी एक तबका जो आर्थिक तौर पर मजबूत होता है और जिसकी सामाजिक मजबूती उस इलाके में उसको अपने तौर पर दबंगई के आश्रय स्थापित करती है, उन परिस्थितियों में वह जो बाकी लोग हैं जो अपने आप को न्यूट्रल मानते हैं या अपने आप को बहुत ही सामान्य तरीके से देखते हैं, वह क्या करेंगे? यह भी सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में आकर खड़ा हो रहा है। यानी यहां से एक दूसरा सवाल निकल रहा है, क्या उत्तर प्रदेश के भीतर में इस बार जातियों के समीकरण को लेकर जो शुरुआती हवा बह रही थी कि सब एकजुट हो जाएंगे और बीजेपी के भीतर से जो निकल कर भाग रहे थे, क्या वो एकजुटता नजर नहीं आ रही है? उसमें भी सेंध बीजेपी लगाने की परिस्थिति में आना चाहती है या आ चुकी है? क्योंकि यह धीरे धीरे अलग अलग मुद्दों के आश्रय निकलेगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि मध्य उत्तर प्रदेश के भीतर के मुद्दे सुरक्षा के मुद्दे हों, उस समय सिर्फ गवर्नेंस का जिक्र होगा। और यह थोड़ा समझना चाहिए, जब बिहार का जिक्र आता है और उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है, तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो तुलना करने की दृष्टि से बीजेपी चाहती है कि योगी का गवर्नेंस और अखिलेश के गवर्नेंस को एक साथ रखा जाए। वह चाहती है कि दरअसल उन परिस्थितियों को उभारा जाए जिसमें हिंदू मुस्लिम ना कहना पड़े, सुरक्षा और जातीय समीकरण में सेंध लगाने की परिस्थितियां आने वाले वक्त में गवर्नेंस के आश्रय ही उसके पैमाने पर तय होने लगे। क्या ये एक नई परिस्थिति बन रही है? यकीनन उत्तर प्रदेश में इसे पैदा करने की कोशिश बीजेपी बाखूबी कर रही है और जमीन पर उसका कैडर लगातार इन बातों को फैला भी रहा है अपने तौर पर। वापस लौटिए, आज ही के दिन योगी आदित्यनाथ ने पर्चा भरा। योगी आदित्यनाथ जिस सीट से पर्चा भर रहे हैं, जाहिर बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, बीजेपी के अनुकूल रही सीट है। वहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीतते रहे हैं, बीते 4 बार से जीते हैं। पहली बार 2002 में जीते थे तो हिंदू महासभा के टिकट से जीते थे, फिर बीजेपी के साथ आ गए। उन्होंने एक दिन पहले 24 घंटे पहले कहा कि मैं पूरे तरीके से बीजेपी का सिपाही हूँ। और यानी जो ऑफर अखिलेश यादव ने जब गोरखपुर सदर की सीट से लड़ने का ऐलान हुआ था, तब यह सवाल था कि वहां के डॉक्टर अग्रवाल क्या बीजेपी छोड़ देंगे, और जो ऑफर अखिलेश यादव करते हैं आप हमारे साथ आ जाइएगा तो हम आपको लेने को तैयार है, तो क्या वो चीजें अब दूर की गोटी है। लेकिन ध्यान दीजिए, योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसमें सुरक्षा तत्व नहीं है, उसमें गवर्नेंस तत्व है। यानी आने वाले वक्त में आप प्रधानमंत्री के भाषणों में जब पहला और दूसरा फेज हो जाएगा तो उसमें परिवर्तन भी देखेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा अब चलेगी, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सेंटर स्टेज पे खड़े हैं। उन्हीं का गवर्नेंस, उन्हीं का चेहरा, उन्हीं के 5 साल, उन्हीं का डेवलपमेंट, उन्हीं के आश्रय जो भी डाटा रखा जाएगा उसी को सच बताते हुए बीजेपी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री उसी दृष्टिकोण से प्रचार करेंगे। और एक वक्त ठाकुरवाद की अगुवाई करते हुए राजनाथ सिंह भी खुले तौर पर समझ चुके हैं कि अब योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े होने का वक्त आ गया, यानी टकराव की परिस्थिति छोड़ डाली है, क्योंकि उसका असर दिल्ली पर पड़ने वाला है। दिल्ली पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जीत उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली की राजनीतिक सत्ता को भी प्रभावित करेगी। और यह सवाल उभर सकता है कि 2024 के बाद कौन होगा प्रधानमंत्री। तो क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जीत के साथ एक बड़ा चेहरा हो जाएंगे? उस चेहरे को लेकर आज की तारीख में 2017 से अलग परिस्थितियां, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझ में आ गया कि अगर उनका चेहरा उनके नाम पर
उत्तर प्रदेश में घुसता है तो बीजेपी को हार मिलेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ का चेहरा, उनकी गवर्नेंस अगर चले और वह पीछे खड़े हो जाएं तो शायद इससे लाभ उन्हें मिल जाएगा और बीजेपी को भी लाभ मिल जाएगा और योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत जाएंगे। ऐसी परिस्थिति आ गई है क्या? यकीनन बीजेपी के भीतर में यह सवाल है और इसीलिए ध्यान दीजिए, वह जिक्र करते हैं अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, हमने इन्हें जेल में बंद कर दिया। यह गवर्नेंस के चेहरे और लॉ एंड ऑर्डर के सवालों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ जातीय समीकरण को भी योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं। यानी सुरक्षा का शब्द पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सेंध लगाएगा तो जातीय समीकरण की अपनी मजबूती पूर्वी उत्तर प्रदेश में मजबूत बनाएगी। और शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने आज जब पर्चा भरा तो उसमें 4 प्रस्तावकों के नाम थे। उन 4 प्रस्तावकों में एक दलित, एक ब्राह्मण, एक कायस्थ और एक वैश्य था। अलग अलग तरीके से उन्होंने पकड़ा। यानी विश्वनाथ रैदास मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, मयंकेश्वर पांडे जो मशहूर शिक्षाविद हैं वहाँ के, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जो डॉक्टर हैं पेशे से, सुरेंद्र अग्रवाल जो व्यापारी हैं, ये 4 प्रस्तावक थे। और गोरखपुर की सीट को अगर देखिएगा तो वहाँ पर ब्राह्मणों की तादाद लगभग 60 से 70 हजार है, कायस्थ जो है 55 से 60 हजार है, वैश्य जो है 50 हजार है। लेकिन इसके काउंटर में मुस्लिम 40 हजार है, दलित 50 हजार है, ओबीसी 75 हजार है, ठाकुर वहाँ पर सिर्फ 25 से 30 हजार है। यह हम स्थिति उस सीट की बता रहे हैं जहां से एक ठाकुर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जा रहा है, जिसकी अपनी पहचान मठ से निकले हुए योगी के तौर पर है। लेकिन गवर्नेंस और सियासी तौर पर वह अपनी गवर्नेंस को दिखलाता है और जातीय तौर पर ठाकुरवाद के तौर पर खुले तौर पर बोलता है। तो क्या पहले 2 चरणों का प्रचार और उसके बाद के प्रचार में अंतर आएगा? तो जवाब है हां, अंतर आएगा। जो मुद्दे अभी किसानों को लेकर और किसानों के भीतर भी ओबीसी को बांटने की प्रक्रिया में सुरक्षा शब्द को कवच लेकर बीजेपी चल निकली है, क्या वो सेंध लगा रही है? तब यहां पर सवाल आता है कि आखिर अखिलेश और जयंत के पास वो कौन सी ताकत है जो उत्तर प्रदेश में सत्ता पलटने की परिस्थितियों को वह पैदा कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए जरा ध्यान दीजिए, अखिलेश यादव और जयंत सादगी के साथ और अपने प्रचार को बेहद सादगी के साथ इस दौर में लगातार रख रहे हैं। वो इस एहसास को अब वोटरों को कराना चाहते हैं कि उनकी सत्ता का मतलब दबंगई नहीं है, उनकी सत्ता का मतलब डेवलपमेंट है, उनकी सत्ता का मतलब सरोकार है और उसमें कोई ऐंठन नहीं है, उसमें कोई अहंकार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इस बात का एहसास करना चाहती है कि हम में अहंकार तो हो सकता है, हम में ऐंठन तो हो सकती है, हम अपने तौर पर बड़े दबंगई के साथ आपके सामने अपनी बातों को रख भी सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें आपकी सुरक्षा और गवर्नेंस से जुड़ी हुई है। यह तो नई परिस्थिति है जिसको अपने अपने तौर पर कौन कैसे किस रूप में पकड़ेगा, यह आने वाले वक्त के चुनाव प्रचार में दिखाई देगा। क्या अखिलेश के इर्द गिर्द की अपनी रिसर्च टीम, जयंत चौधरी के इर्द गिर्द जो उनके अपने जो भी कोटरी होगी, जो समझाती होगी कि आपको इस रूप में प्रचार करना है, क्या इस महीन तरीके से बीजेपी की रणनीति को साध पाने के लिए उन्हें कौन सा शब्द कब क्वाइन करना है, यह समझ है या नहीं है, यह बड़ा मैटर करता है। और अगर यह नहीं है तो फिर यकीन जानिए बड़ा मुश्किल है, तब आप तख्ता पलट और सत्ता पलट चुनाव के जरिए ही सही कर पाने की स्थिति में आ नहीं पाते हैं। लेकिन इसको क्वाइन करने की स्थिति में बीजेपी हर फेस के साथ हर मुद्दे को इस रूप में उछालेगी जरूर जो उस काल में, उस सत्र में, उस चरण में चुनाव को प्रभावित कर सकें। इसीलिए वो धीरे धीरे शिफ्ट होता चला जाएगा। हम जो जिक्र कर रहे थे कि राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि बीजेपी के चुनाव जीतते आए, जिस सीट से योगी आदित्यनाथ लिख रहे हैं, कल ही उन्होंने जब कहा कि मैं भाजपा का समर्पित कार्य करता हूं, मैं भाजपा के निर्णय का स्वागत करता हूं, कोई मुगालते में ना रहे, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। और इन सब के बाद जो गोरखपुर के विकास डेवलपमेंट की जो पूरी की पूरी गवर्नेंस के आश्रय चीज़ें रखी गई, जो कि गोरखपुर क्लब में कार्यक्रम हो रहा था कि देखिए एम्स बन गया 1000 करोड़ का, फर्टिलाइजर प्लांट बन गया 8600 करोड़ का, गोरखपुर से जो आजमगढ़ की जो एक लिंक एक्सप्रेस है वह भी बन रहा है, 50 एकड़ में गारमेंट पार्क बन रहा है जिसमें 500 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल इकाई स्थापित कर दी जाएगी, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है,
1305 करोड़ का जो 114 विकास परियोजना है उसका जिक्र किया गया। सारी बातों का जिक्र अपनी जगह है, लेकिन इसके पैरेलल में इस बात का भी जिक्र है कि यहां पर गोरखपुर जिले में लगभग 3.5 लाख वोटर निषाद है। तो आज के जब फाइल करने पर्चा जा रहे थे तो उसमें संजय निषाद भी थे, उसमें अमित शाह भी थे, उसमें धर्मेंद्र प्रधान भी थे। समझना होगा कि इसको कि किस रूप में चीजों को साधने की दिशा में चीजें बढ़ चुकी है या नहीं। उत्तर प्रदेश के भीतर के चुनाव पहली बार एक ऐसी परिस्थिति को सामने रख रहे हैं जिसमें जिस पॉलिटिकल पार्टी की जीत होगी उसका असर बड़ा दूरगामी होने वाला है। अगर अखिलेश जीतते हैं तो दिल्ली की सत्ता थर थर कांपेगी। अगर योगी जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी का विकल्प योगी आदित्यनाथ बनने की दिशा में बढ़ चुके होंगे। अगर बीजेपी जीत जाती है तो अखिलेश के लिए आने वाले वक्त में अपनी पार्टी को संभाल पाना बेहद मुश्किल होगा। अगर अखिलेश जीत जाते हैं तो बीजेपी के भीतर भगदड़ मच जाएगी और वहां से सवाल उठने लगेंगे। ये सारे सवाल राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसीलिए हर चरण को लेकर बीजेपी जो अपना रिसर्च कर रही है, जो उसके स्वयंसेवकों का, जो संघ के स्वयंसेवक हैं, उनके जो इनपुट्स पहुंच रहे हैं, उस पर जो लगातार काम हो रहा है, वो ध्यान दीजिए एक एक शब्द को लेकर और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा बोले गए शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। वही वो मापदंड है जिसके आश्रय योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के चुनाव में धीरे धीरे आप लार्जर देन लाइफ देखने लगेंगे। यानी नरेंद्र मोदी का कद छोड़ा होगा और योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो लार्जर देन लाइफ था उसने खुद को मोदी की छांव में ढक लिया है। यह एक बिल्कुल नई परिस्थिति बन रही है। यानी जिसे हराना था वह पहले ही हार मान के योगी आदित्यनाथ को आगे कर चुका है। यानी अब चेहरा गवर्नेंस योगी आदित्यनाथ ही सब कुछ है। और यहां पर जब आप ब्रांड और चेहरे का जिक्र करते हैं तो अखिलेश यादव मोदी को चैलेंज दे सकते हैं, या मोदी इस दौर में सिर्फ इस देश के भीतर में एकमात्र नेता के तौर पर थे जो हर चुनाव को प्रभावित करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह परिस्थिति बिल्कुल नई दृष्टि से पैदा हो चली है। वक्त अभी भी है, दिन अभी भी है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इन बातों को अगर समझ जाएं, कैसे राजनीति को साधनी है, तब तो ठीक है, अन्यथा जवाब आपके पास ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।